तो आज स्टार्ट करेंगे हम 1915 से, ठीक है। आधुनिक भारत है यानी मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इस वजह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे, तो पूरा उत्तर मुगल काल से लेकर और ये मध्य में आ जाएंगे। उत्तर मध्य काल से वो उत्तर मुगल काल से आपका मॉडर्न स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। पहले लास्ट करेंगे 1915 से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1915 में क्या क्या हुआ, तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो फिर गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? हमने कहा 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। शेख अब्दुल्ला या सेठ अब्दुल्ला कहते हैं, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। क्लियर है बात? उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां सफल हुए। वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग भी किया। इसके बाद अंतिम रूप से भारत में कब लौटे? हमने कहा 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। जब 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे, अंतिम बार कहां से लौटे थे? अफ्रीका से लौटे। अफ्रीका से लौटे कौन? गांधी जी। जिस दिन लौटे थे 9 जनवरी को, उस दिन भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? मतलब उस दिन नहीं मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में अब मनाने लगे हैं। कौन सा? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। लिख लीजिए, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है किस दिन? 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आए। जब गांधी जी वापसी आए, उस समय सबसे पहले किससे मिले थे? हमने कहा अपने गुरु। उनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से आकर मिले थे। ये कौन थे? ये गांधी जी के ये गुरु थे। गांधी जी के गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन पूछता है तो बताइए गांधी जी के गुरु कौन है? तो गांधी जी के गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले के गुरु कौन हुए? एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। लिख लीजिए, महादेव गोविंद रानाडे। ये कौन थे? एम.जी. इसे बोल देते हैं एम.जी. एम से महादेव गोविंद रानाडे हुए, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो हमने कहा गांधी जी के गुरु ये हुए, इनके गुरु ये हुए, महादेव गोविंद रानाडे हुए। क्लियर है? क्वेश्चन आता है ये, ठीक। जब 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी आए, तो सबसे पहले मिले अपने गुरु से, गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले और कहा गुरु जी बताइए क्या हाल चाल है यहाँ के भारत के। उन्होंने कहा ठीक है, वो तो शिष्य ही है। उन्होंने कहा ऐसा है, हम क्या बताएं, हम बताएंगे तो क्या समझ में आएगा? ऐसा करो कि पूरे भारत का भ्रमण कर लो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ के हाल चाल कैसे हैं भारत के। गांधी जी को भी लगा ये बात भी सही है। उन्होंने कहा आप तो फ्री है, अफ्रीका घूम के आ गए, फॉरेन घूम के आ ही गए हैं, और वहाँ तो तहलका मचाया है, अच्छे से तहलका मचाया था दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने कहा ठीक है, अब फ्री है, घूमते। उन्होंने स्टार्ट किया घूमना। तो घूमने से पहले अपना ठिकाना तो बनाएंगे ना, सबसे पहले वो ठिकाना बनाएंगे रहने का। तो उन्होंने क्या किया? 1916 में क्या किया? सबसे पहले आश्रम बनाया,
ठीक है, आश्रम बनाया। आश्रम कहाँ बनाया? साबरमती में बनाया। साबरमती कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो साबरमती आश्रम बनाया। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी पहले कुटिया तो बना लें, और उन्होंने बनाया साबरमती में आश्रम, यहाँ रहने लगे। और फिर यहाँ से भ्रमण के लिए फिर ये होता कि अब घूमेंगे फिरेंगे। वहीं जब इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया, ठीक है, जब आश्रम बनाया तो यहाँ से एक बिहार, चंपारण का नाम सुना है क्या? चंपारण का नाम सुना है? ये कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में। इसकी कहानी बताएंगे। ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। लेकिन आश्रम कब बनाया? 1916 में बनाया। आश्रम में रहने लगे कि खबर आई इन्हें। कहाँ से आई खबर कि आ जाओ, थोड़ा सा भाषण वगैरह दे दो। आए हो अफ्रीका से, केस लड़के आए हो, जीत के आए हो, वहाँ तहलका मचा के आए हो, आ जाओ थोड़ा सा। हम आपको समारोह में बुलाया नहीं जाता, उद्घाटन समारोह में, तो उन्होंने कहा आ जाओ। कहाँ पर? हमने कहा बनारस में बुलाया। बनारस जानते हैं? काशी। तो उन्होंने बुलाया BHU का नाम सुना है क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? मदन मोहन मालवीय। स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय। एनी बेसेंट भी शामिल थी इसी में। ठीक है, एनी बेसेंट का भी रोल है, लेकिन मेन रोल किसका है? मेन रोल मदन मोहन मालवीय जी का है। वही BHU जो आज फेमस है। ठीक है, और जहां समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछिए, लेकिन एक एक आपको हम बोल रहे हैं, यहाँ लिख कम रहे हैं, हम तो टू दी पॉइंट लिख रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं तो लिखते चले जाना, थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन समझना बहुत है और एक बार में याद होना चाहिए। एक बार में ही याद हो जाए पूरी हिस्ट्री, ये समझ लीजिए, ऐसे याद करना है। तो BHU की स्थापना हुई 1916 में। किसने स्थापना की? मदन मोहन मालवीय। एनी बेसेंट का भी सहयोग था। और जब इसके ये स्थापना हो गई तो स्थापना के बाद उद्घाटन होता है कि नहीं? तो जब उद्घाटन होता है तो उद्घाटन में बुलाया था किसे? गांधी जी को बुलाया उद्घाटन में कि आ जाओ उद्घाटन समारोह में आके भाषण दो। तो पहली बार गांधी जी ने, अभी एग्जाम में पूछा गया, यूपीएसआई का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया कि बताइए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो सबसे पहले भाषण कहाँ दिया? तो हमने कहा 1916 में सबसे पहले BHU में दिया था उद्घाटन के संबंध में। क्लियर है ना? पहली बार इन्होंने वहां जाकर भाषण दिया था। भाषण देने के बाद 1916 के बाद 17 में आते हैं गांधी जी। ठीक है, ये गांधी जी के बारे में हो जाए फिर बैक होंगे। पहले गांधी जी से रिलेटेड जो भी कहानी है पहले बता दें यहाँ तक। ठीक है, तो नहीं तो गांधी जी से संबंधित चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, टेंशन ना लीजिए, लिखते चले जाइए, जितने पेज भरते जाइए। राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फास्ट चलना है। तो 16 के बाद 17 में एक इन्हें आमंत्रण आया गांधी जी को। कहां से? चंपारण, बिहार से। बिहार जानते हैं, यूपी के बगल में है, यही है बिहार। ठीक है, भारत में एक है यूपी तो एक बिहार, दो ही तो है स्टेट ठीक ठाक पढ़ने वाले। सही है ना? अच्छा, व्यक्ति यहाँ पर टैलेंटेड बहुत हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रणी हैं, लेकिन फिर भी पीछे है क्योंकि जनसंख्या इतनी है। सबसे ज़्यादा IAS अगर देते हैं तो बिहार देती है, आप समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा IAS। ठीक, तो
बिहार से आमंत्रण आया 1917 में, ठीक है, 17 में आया। किसने आमंत्रण दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने वो आए, गांधी जी से मिले और गांधी जी से कहा, गांधी जी थोड़ा सा हमारी भी हेल्प करेंगे क्या? आकर कहाँ? बिहार चंपारण आके। चंपारण में किसानों की हालत जो है बदतर से बदतर होती जा रही है। गांधी जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, क्यों नहीं आएंगे? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण को स्वीकार किया गांधी जी ने, और जब ये गए गांधी जी 1917 में, यहाँ चंपारण स्टेशन था, स्टेशन में जैसे पहुँचे वहाँ देखा अंग्रेजों ने, अंग्रेज सैनिक वगैरह थे, उन्होंने देखा अरे भाई एक व्यक्ति क्या आए, धोती कुर्ता में आए, और उस व्यक्ति को लेने के लिए उसमें भीड़ की भीड़ लगी हुई थी। चंपारण के जितने किसान थे, आम जनता थी, सब चली आई थी स्टेशन तक लेने कि गांधी जी आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको लेने के लिए आए। जब अंग्रेजों ने देखा कि एक व्यक्ति को लेने इतने लोग आए हैं, तो निश्चित ही ये कोई वीआईपी व्यक्ति है, ठीक है। उन्हें ये लगा कि निश्चित है कोई वीआईपी व्यक्ति है। उन्हें लेने जब आए तो ये गए। उस समय प्रॉब्लम क्या थी किसानों की? हमने कहा नील से संबंधित तिनकठिया पद्धति चलती थी। नील से संबंधित तिनकठिया पद्धति चलती थी। तिनकठिया पद्धति है क्या? बताइए तिनकठिया पद्धति क्या है? हमने कहा तिनकठिया का मतलब है जैसे बीघे होते हैं ना, जैसे बीघे होते हैं ना, ऐसे कठिया चलता था, ठीक है, गिने जाते थे। तो 3/20 यानी 20 कठिए में 3 कठिया आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। 20 भाग में 3 भाग पर नील की खेती करना पड़ेगा। ये विवाद यहाँ चल रहा था। 3 कठिया का मतलब ये है, यानी 20 बीघा जमीन है ना आपके पास, तो 3 बीघे में नील की खेती करेंगे। नील नहीं जानते क्या? आप ड्रेस पहनते थे, स्कूल जाते थे, जब स्कूल जाते थे तो सफेद कपड़ों में नील करते थे कि नहीं? हाँ, वही नील है, उसी की खेती होती थी, ठीक है। तो जब खेती होती थी, क्या चीज? यही यूज होता था कपड़ों वगैरह में। आज के समय लोग नील का प्रयोग कम कर रहे हैं। आप 5 साल 10 साल पहले देखिए तो नील का अत्यधिक प्रयोग था। इसके पहले और प्रयोग था। नील का ज्यादातर प्रयोग ये होता था, और साथ में कलर के लिए भी तो प्रयोग होता था, ठीक है। चलिए, तो 20 में से 3 भाग, 3 बीघे में 3 कठिया में क्या होती थी? नील की खेती होती थी। तो क्या हो गया? वहां पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई ना, तो एक जर्मनी भी यूरोप में पड़ता है। जर्मनी का नाम सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना तो बताएंगे किसी दिन। हिटलर का नाम कहते हैं ना, ज्यादा हिटलर ना बन, बोलते हैं। हिटलर आज भी फेमस है, सीधे बोलते हैं ज्यादा हिटलर ना बन भाई, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वही हिटलर है जर्मनी का, ठीक है। और जर्मनी का हिटलर यानी द्वितीय विश्व युद्ध अभी पढ़ाएंगे, जब पहुंचेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में तो हिटलर की कहानी भी बताएंगे कि क्या बात थी, हिटलर क्या था, क्या आदमी था हिटलर, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। एक उनकी पुस्तक है मीन कैंप उनकी पुस्तक है, आत्मकथा है हिटलर की, ठीक है। वो हमने पढ़ी, पूरी की पूरी उनकी आत्मकथा पढ़ी, बहुत ही रोचक बुक है वो मीन कैंप, ठीक है। तो ये चीजें थी। वहाँ यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने की वजह से जब उद्योग स्थापित हो जाते तो नील कैसे बनने लगी? रासायनिक पद्धति से, केमिकल नील बनने लगी, ठीक है, रासायनिक नील बनने लगी।
जो आजकल आती है ना, रासायनिक नील बनने लगी, और जर्मनी मेन था इसमें, जर्मनी, और यहाँ बनने लगी। तो ये क्या करने लगे, उद्योग में नील बनाने लगे और सस्ते दामों में बेचने लगे। जब सस्ते दामों में ये बेचने लगे और अंग्रेज यहाँ जबरदस्ती नील उगवाते थे, फिर फैक्ट्री ले जाते थे, बनाते थे, फिर इसके बाद वो पड़ जाती थी महंगी। अब बताइए सस्ती कोई खरीदेगा कि महंगी? सस्ती ही खरीदेंगे। तो अब इनको प्रॉब्लम होने लगी अंग्रेज वालों को, और ये यहाँ आकर किसानों पर अत्याचार करने लगे कि भाई 3 बीघे पर, ये तो संविदा हो ही गया था कि करना ही करना है। अब कहने लगे कि भाई अब इस रेट से नहीं, कम रेट देंगे, हम नील हम लेंगे लेकिन कम रेट देंगे, क्योंकि ये सस्ते बेचने लगे ना। तो यहाँ कहने लगे कि हम इतने रुपए ही नहीं देंगे, हम और कम देंगे। जब और कम देंगे, आप यहाँ जबरदस्ती नील करा रहे हैं और रुपए कम दे रहे हैं, तो किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगी? तो किसानों को प्रॉब्लम होने लगी, और इस वजह से या तो आप कह दीजिए कि कोई जरूरी नहीं है नील भी जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, और साथ में कम दामों पर मनमानी करने लगे कि हम कम दामों पर लेंगे। ठीक है, ये अत्याचार था किसानों के ऊपर अंग्रेजों का। इस वजह से राजकुमार शुक्ल आए थे गांधी जी के यहाँ, गांधी जी गए और यहाँ पर अनशन वगैरह किया। अनशन क्या, ये विरोध किया इस चीज का अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज माने, ठीक है, इस चीज पर माने, और इनका पहला चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। जो चंपारण सत्याग्रह था बिहार का, ये इनका सफल रहा। किसानों की सभी मांगे जो थी वो मानी गई, अंग्रेजों ने मान ली। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ये पहला सत्याग्रह है। पूछता है क्वेश्चन, भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कौन सा किया गया? तो हमने कहा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया। क्लियर है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। पहला इनका भारत में प्रयोग है सत्याग्रह का, लेकिन गांधी जी का पहला प्रयोग नहीं है। गांधी जी का पहला प्रयोग बताइए कहाँ हुआ? सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1907 में किया था गांधी जी ने। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद रखिए, पहला प्रयोग सत्याग्रह का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, 1907 में किया था। पूरे 10 साल बाद भारत में आकर किया पहला भारत का ये चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है बात? 1917 में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया। अब इसके बाद आते हैं 1918 पे। 1918 में गांधी जी ने क्या किया बताइए, किसी को याद है? ये हाँ, ऐसा पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया, तो सीधे टिक लगा देते हैं चंपारण बिहार। ये गलत है। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में पहला एक कर चुके थे, लेकिन भारत का पहला था ये, भारत का पहला चंपारण था। ठीक है, अच्छा इसके बाद 1918 में बताइए, 1918 में क्या हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन एक हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। गांधी जी द्वारा ये भी किया गया। ये क्या था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन? क्या किसी को पता है ये क्या था? हमने कहा अहमदाबाद तो जानते हैं ना गुजरात में है, तो गुजरात की मिलें थी, ये कपड़े मिलें जो थी ना, इनमें जो काम कर रहे थे उन लोगों ने अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया था, विरोध किया था। क्यों किया था? कोई तो कारण होगा ना क्यों किया था। तो उस समय ऐसा हो गया कि प्लेग फैल गया। प्लेग जानते हैं? एक महामारी प्लेग, जो कहते हैं कि चूहों से फैलता है। तो महामारी एक फैल गई उस समय। ठीक है, 1918 में इन मिल मजदूर, तो इनको काम क्या कर दिया गया? बंद करा दिया गया। मजदूरों का जो लगे हैं परमानेंट मजदूर वहाँ पर, उनको बंद करा दिया गया। और जो बोनस वाली बात होती है ना, तो बोनस नहीं दिया गया इन्हें, मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया। और बोनस नहीं दिया गया तो इन मजदूरों ने अपने मालिकों के खिलाफ विरोध कर दिया, आंदोलन कर दिया।
ये चीज़ है। तो फिर गांधी जी आए यहाँ पर और शामिल हुए मजदूरों के साथ में और यहाँ पर अनशन करने लगे, हड़ताल किया इन मजदूरों के साथ में। तब जाकर कहीं इनके मालिक जो थे वो माने कि ठीक है हम बोनस देंगे, और यहाँ भी ये सफल रहे, ये बोनस इन्हें देना पड़ा मालिकों को, और ये भी इनका सफल रहा ये आंदोलन। ये 1918 की बात है। इसके बाद 1918 में एक खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1918 में ही एक खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह क्या है बताइए? 1918 का खेड़ा सत्याग्रह क्या है? हमने कहा यह भी किसानों का आंदोलन था। सत्याग्रह जो था कैसा था? कोई तो कारण होगा तब तो होगा ना, बताइए क्या कारण था? हमने कहा ये खेड़ा पड़ता कहाँ है, पहले तो ये बताइए। खेड़ा भी गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात के किसानों ने, खेड़ा के किसानों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन इन्होंने किया। क्या हो गया था? रीजन ये हो गया था, अंग्रेजों ने लगान ज़्यादा बढ़ा दिया। कब बढ़ाया? देखिए, जैसे जिस वर्ष ये किसान फसल किया उस वर्ष क्या हो गया? सूखा पड़ गया। अब तो जानते हैं सूखा पड़ जाएगा तो फसल होगी क्या? तो फसल नहीं हुई, और अंग्रेजों ने लगान और डबल कर दिया। डबल कर दिया लगान की, और ज़्यादा भरना पड़ेगा। ऐसे में किसानों की बुरी हालत थी कि एक तो भाई हमारे खाने के लाले पड़े हैं, और आपने लगान जितना रहता तो ठीक है, अब और ज़्यादा कर दिया। इस वजह से विरोध कर रहे थे किसान, और जब किया तो यहाँ पर गांधी जी सम्मिलित हुए खेड़ा सत्याग्रह में, और लग गए कि नहीं भाई लगान नहीं देना है। तो फिर इसके बाद ये सत्याग्रह जब स्टार्ट किया तो यहाँ गांधी जी की बात फिर मानी गई, और इनको लगान जो है फिर कम किया गया। जो दोगुना कर दिया था ना वो हटा दिया गया कि नहीं होगा, ठीक है, सीमित किया। जितने में सब लोग किसान राजी हो गए थे उतना ही किया। तो ये चीज़ें हैं, और ये खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 का ये सफल रहा गांधी जी के। तो गांधी जी के ये तीनों, चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये तीनों के तीनों सफल रहे। अब आगे बढ़ते हैं। उन्नीस 28 जुलाई लिख लीजिए, 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और यह विश्व युद्ध कब तक चला था? 1918 तक चला था। 17 में अमेरिका शामिल हुआ। क्लियर है बात? ठीक है, 1918 में ये समाप्त हो गया, और 17 में कौन शामिल हुआ? यूएसए शामिल हुआ, अमेरिका शामिल हुआ था। जब 1915 में गांधी जी आए, 16 में इन्होंने सर्जेंट का कार्य किया। 16 में इन्होंने सर्जेंट का कार्य किया। सर्जेंट क्या होते हैं? सर्जेंट होते हैं दलाली का काम किया। सेना में भर्ती कराने वाले व्यक्ति गांधी जी को कहा गया, सर्जेंट कहा गया। इन्होंने कहा जब विश्व युद्ध शुरू हो गया तो अंग्रेजों का साथ देने के लिए गांधी जी ने क्या कहा कि भारतीय आओ, सेना में शामिल हो और इनका साथ दो। किनका? अंग्रेजों का साथ दो। तो बहुत से लोग शामिल हुए, गांधी जी के विश्वास पर शामिल हुए और गए भी, शामिल हुए। अब गांधी जी ने क्यों शामिल किया था? गांधी जी को विश्वास था। क्या विश्वास था? कि ये लोग बहुत अच्छे हैं अंग्रेज, क्योंकि इन्होंने बैरिस्टर की जो पढ़ाई वकालत की थी ना, वो इंग्लैंड से की थी। जब इंग्लैंड से की थी तो वहाँ का शासन कानून बहुत अच्छा था। इन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि यहाँ का कानून भी ऐसे हो जाएगा,
इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया था कि, और ये बात हुई थी कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यानी शासन हम खुद करेंगे, औपनिवेशिक राज्य का। अंग्रेज ऊपर तो रहेंगे लेकिन हमारा कानून रहेगा, चलेगा अंदर अंदर भारत में। ये चीज इन्होंने सोचा कि औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, शामिल किया, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को शामिल किया, यहां पर सर्जेंट का कार्य किया। एक व्यक्ति थे। फिर गांधी जी को एक क्वेश्चन आता है, ये 1916 की बात है, 1916, 15 में आए थे, 16 में आश्रम बनाया, 16 में आश्रम भाषण दिया, इसके बाद इसमें शामिल हो गए, सर्जेंट का कार्य किया, ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती कराया अंग्रेजों को, अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को शामिल किया। ठीक है, ये 1916 की बात है। सर्जेंट का कार्य किया, आप तो ये लिखेंगे सर्जेंट का कार्य किया, और सर्जेंट का कार्य का मतलब हमने बता दिया। ठीक है, सेना में भर्ती कराने वाला दलाल होता है ना, जैसे वही चीज। किसी ने कहा, गांधी जी को एक शब्द बोला था, अर्धनग्न फकीर। ये शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। किसने कहा कि गांधी जी अर्धनग्न फकीर है? तो एक अंग्रेज थे, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल नहीं, कौन थे बताइए, किसी को याद है? चर्चिल। ठीक है, एक आता है फ्रैंक मॉरिस। हाँ वो सही है। एक आता फ्रैंक मॉरिस। तो दोनों में मतभेद हो जाता है कि ये इसने कहा, वो ये इसने कहा। ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। क्लियर है, दोनों के दो। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और फ्रैंक मॉरिस ने भी कहा था। क्लियर है, दोनों के दोनों लिख लीजिए। अगर चर्चिल ना मिले तब मॉरिस सही हो जाएगा, अन्यथा चर्चिल सही है। दोनों आएंगे तो चर्चिल सही है। ठीक है, ये विवाद का विषय है कि चर्चिल ने कहा। देखिए उस समय अगर हम कहे तो हम तो थे नहीं, क्या रिपोर्टर थे, हम नहीं सुन रहे थे ना। जो हमारे पास सबूत मिलेंगे कि इसने कहा तो उसी को कहेंगे ना। भाई पता चला कि भाई गांधी जी के लिए उसने ऐसा कहा, तो एक तो लिख रहे हैं कि उसने कहा, और हम सुन रहे हैं इससे कि इन्होंने ऐसा कहा। तो सबसे पहले किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, ऐसा माना जाता है। फ्रैंक मॉरिस का भी नाम आता है। ठीक है, आप देखेंगे बुक एक उठाएंगे, पुरानी बुक उठाएंगे तो विंस्टन चर्चिल का नाम आएगा, नई लूसेंट उठाएंगे तो आपको फ्रैंक मॉरिस का भी नाम आएगा। लूसेंट दो लूसेंट की बात कर रहे हैं, लूसेंट में ही विंस्टन चर्चिल का नाम है और फ्रैंक मॉरिस का, दोनों का नाम मिलता है, याद रखिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। विंस्टन चर्चिल सही है। ठीक है, जो पुरानी लूसेंट है वो ज्यादा ठीक है, जो नई लूसेंट हैं उनमें प्रॉब्लम है, कुछ गलतियां भी हैं, बाकी दोनों सही है। सर्च नहीं, दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। आपका विंस्टन चर्चिल लिखिए, विंस्टन चर्चिल ही सही है इसका। ठीक, आगे आते हैं। तो इन्होंने जब कार्य किया, इसके बाद 1917 में अमेरिका शामिल हुआ, 18 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो फिर इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सोचा कि अब जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया है तो क्यों ना हम औपनिवेशिक राज्य की डिमांड कर दें। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य की बात करें कि भारत को औपनिवेशिक राज्य बनाइए, यहाँ पर हमारा खुद का कानून चलेगा, आपका नहीं कि आप पूरे में करे रहें, हम स्वतंत्र हों। ठीक है, सबसे ऊपर आप रहें लेकिन और सब जगह पर हम ही रहेंगे। ये चीज है औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि ठीक है
अब मिलना चाहिए हमें। 1918 की बात है, ये सोच रहे थे, अभी सोच ही रहे थे कि अब मांगेंगे ना। तो जैसे मांगने से पहले इन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट दे दिया 1919 में। इन्होंने दिया, गांधी जी को एक तोहफा मिला रोलेट एक्ट का, जो इन्होंने सर्जेंट का कार्य किया उसके लिए एक तोहफा मिला था, और वो था रोलेट एक्ट। कैसा तोहफा था? रोलेट एक्ट का नाम सुना है? इसे कहते हैं काला कानून, ठीक है, इसे कहते हैं काला कानून। ऐसा कानून कि संदेह है अगर हो जाए किसी व्यक्ति पर तो सीधे गिरफ्तार करना है और जेल में डालना है। संदेह मात्र से जिसको चाहे उसको सीधे जेल में डालना है पकड़ के। ना अपील, इसमें कहा गया नो अपील, नो वकील, नो दलील। ना अपील सुनी जाएगी, ना किसी की दलील सुनी जाएगी, ना वकील रखा जाएगा। ऐसा कानून था ये। क्या चीज? हाँ, जो रोलेट एक्ट है ना, तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध ये जीत चुके तो भारत में 1919 में इन्होंने, तो इसे क्या कहा गया? काला कानून। अंग्रेजों ने सोचा कि ये औपनिवेशिक राज्य की मांग करेंगे, इस वजह से इन्होंने पहले से एक कानून थोप दिया कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो सीधे जेल में भेजेंगे। इसका मतलब ये है, अगर कोई टेप पटाए थोड़ा सा करेगा ना तो सीधे कहाँ भेजेंगे? जेल में भेजेंगे। और संदेह मात्र से ये ऐसा कानून लागू हुआ था, इसे काला कानून इसी वजह से कहा जाता है कि ना तो आप कुछ बोल सकते, ना अपील कर सकते, ना दलील कर सकते, और ना ही आप वकील कर सकते, सीधे जेल में रहेंगे। 1919 की बात है, बिल्कुल है। तो सर गांधी जी ने तो आवाज उठाई थी, वो तो भूल गए, दबा दिया। गांधी जी तो ने कार्य किया था कि ऐसा हो जाएगा, तो हमने कहा ना कि गांधी जी को क्या तोहफा मिला? रोलेट एक्ट, काला कानून। और काला कानून जब मिला ना, इसी कानून के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन से? डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। बहुत फेमस व्यक्ति थे ये। कहाँ के? पंजाब के। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ के लोगों ने सोचा, क्या सोचा कि इनको कैसे छुड़ाया जाए। ध्यान दीजिए, इनके गिरफ्तारी के वजह से लोगों ने सोचा कि इन्हें कैसे छुड़ाया जाए। इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब लोगों ने सोचा कैसे छुड़ाया जाए, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि चलो एक जगह मीटिंग करते हैं। कहाँ? उन्होंने कहा जलियांवाला बाग में करते हैं। तो सभी लोग, एक मैदान का नाम है, क्या नाम है? जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग। तो ये लोग क्या किए? ये कहाँ पड़ता जलियांवाला बाग? ये अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पर? पंजाब में। तो गोल्डन टेम्पल यहीं पे, गोल्डन टेम्पल यहीं पर है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग एक मैदान का नाम है, और यहाँ पर एक सकरा सा बस एक ही रास्ता था मैदान। उस मैदान में पूरी बाउंड्री थी, काफी ऊंची बाउंड्री थी, बहुत ऊंची कि कोई चढ़ नहीं सकता, इतनी ऊंची बाउंड्री, और एक ही सकरा सा रास्ता था कि उससे मात्र एक लोग ही आ जा सकते। अभी भी सर है? हाँ बिल्कुल है, जलियांवाला बाग क्यों नहीं होगा, अभी भी है। मतलब रास्ता उतनी अभी भी है? हाँ बिल्कुल है, वो तो वैसे रहेगा, अब उसे हटा नहीं सकते ना। ये हमारा ऐतिहासिक स्थल हो गया, ये हमारा ऐतिहासिक स्थल हो गया, ठीक है।
तो जलियांवाला बाग में लोग क्या किए, मीटिंग कर रहे थे और ये सूचना किसको मिल गई, ये मिल गई जनरल ओडायर को। ये सूचना मिली जनरल ओडायर को, ठीक है। जनरल ओडायर को सूचना मिल गई अंग्रेज का ये हेड था उस समय, और जब ये सूचना मिल गई तो इन्होंने किसको कहा, माइकल डायर से कहा। इन्होंने किससे कहा, माइकल डायर से। इसी के अंडर में था माइकल डायर, जो सेना का हेड ये था और सबसे हेड सेना का ये था। इसने ऑर्डर दिया माइकल डायर को कि जाओ और तब तक गोलियां चलाओ जब तक गोलियां समाप्त न हो जाएं। पूरे 10 मिनट गोलियां चली थीं इस मैदान में, जलियांवाला बाग मैदान में, ठीक है। ये घटना कब की थी, 13 अप्रैल 1919 की घटना थी, ठीक है। बिल्कुल डेट सहित लिखिए, ये आता है एग्जाम में। 13 अप्रैल 1919 को पूरे 10 मिनट इन्होंने गोलियां चलाई थी इस मैदान पे, और जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। मात्र उसमें सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने बताया कि इसमें लगभग 300 व्यक्ति मारे गए, लेकिन इसमें क्या हुआ, कम से कम 1000 से ऊपर व्यक्ति मारे गए थे। इसी मैदान में एक बीच में एक कुआं था, ठीक है, और एक रास्ता था। लोग क्या कर रहे थे कि सीधे, अप्रैल की बात है, गर्मी तो होती ही है, कुएं में कूद रहे थे। गोलियां चल रही थी कि अपनी जान बचा लें, तो कुएं में कूद जाते थे। जैसे जैसे कूद जाते थे, एक समय ऐसा आया कि पूरा कुआं भर गया था लोगों से, ठीक है। एक ही रास्ता था, उसी पर पूरे सैनिक लग गए थे, और मतलब पूरे के पूरे सैनिक गोलियां चला रहे थे, कहीं से जगह नहीं थी। 10 मिनट माने रखती हैं। उन्होंने कहा था जब तक गोलियां ख़त्म ना हो जाए तब तक चलाना है, ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये इन्होंने घिनौना कार्य किया था, ऐसा किया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को वैसे भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, इस कार्य के लिए, कृत्य के लिए कि इन्होंने ऐसा किया। जनरल ओडायर के ऊपर केस के लिए बात हुई, केस चला, लेकिन वहाँ के जो जज थे उन्होंने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ये कार्य तो ठीक नहीं था, इन्होंने जो कार्य किया ये सही नहीं था, लेकिन इनका मकसद सही था। अब आप समझे, कार्य जो किया वो सही नहीं था, सबके नज़र में सही नहीं था, बिल्कुल सही है कि सही नहीं था, लेकिन इनका मकसद क्या था, मकसद सही था, अपने देश के लिए था। ये जो भी कर रहे होंगे, इनको छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे होंगे, इस कानून को तोड़ने के लिए यहाँ मीटिंग कर रहे थे, तो मकसद इनका ठीक था कि ब्रिटिश सरकार के वफादार थे। इस वजह से सुनवाई ऐसी हुई और छोड़ दिया गया, ठीक है। बाद में माइकल डायर को ऊधम सिंह ने 1940 में वहीं पर ब्रिटेन जाकर वहीं पर निपटा दिया था। 1940 में किसने, ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने किसको, माइकल डायर को 1940 में मार दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ठीक। इसके बाद 1919 में अच्छा, हाँ तो होगा। तो 1919, ठीक है, 1919 का ये 13 अप्रैल 1919 हो गया। 1919 में एक चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, चेम्सफोर्ड सुधार, इसी को कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, इसी को कहते हैं चेम्सफोर्ड सुधार को। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, देखिए 1919 की बात बता रहे हैं, क्या क्या हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट लागू हुआ,
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, ये इसमें हत्याकांड लिख सकते हैं आप। इसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, प्रांतों में दोहरा शासन लगा दिया गया, प्रांतों में दोहरा शासन लगा दिया गया। उन्नीस के शासन में प्रांतों में दोहरा शासन, 1935 में ये प्रांतों का दोहरा शासन हटा दिया गया। 1935 में, याद रखिए, आगे देखेंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये प्रांतों में दोहरा शासन हटा दिया गया और केंद्र में दोहरा शासन लगा दिया गया। वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 1919 में ये चीज हो गई। इसके बाद 1919 में एक और चीज लिखिए, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, चेम्सफोर्ड उस समय कौन थे? चेम्सफोर्ड ही तो वायसराय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव, चेम्सफोर्ड थे वायसराय। तो इनके नाम पर भी सुधार कहा जाता है ना, चेम्सफोर्ड सुधार, जो भारत शासन अधिनियम 1919 को बोला जाता है। ये चीज है। खिलाफत आंदोलन 1919 का खिलाफत आंदोलन एक शुरू हुआ। ये क्या था बताइए, क्या किसी को पता है? ये खिलाफत आंदोलन जो था ये मुसलमानों द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्या मुस्लिम लीग का नाम सुना है? मुस्लिम लीग, ठीक है। बात आती है मुस्लिम लीग की, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 का बताते हैं, उससे पहले थोड़ा सा और जान ले मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है। 1900 बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग लिख लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। स्थापना कहां हुई थी? ढाका में। ढाका कहां है इस समय? बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा क्या है? टका है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, ठीक है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ठीक है। आगा खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों ने मिलकर किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। क्लियर है? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? यही मुस्लिम लीग ने 1919 में क्या किया था? खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था ये बताइए, क्या पता है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? हमने कहा तुर्की जानते हैं? तुर्की एक मुस्लिम देश है। तुर्की मध्य एशिया में पड़ता है तुर्की, ठीक है। अब तो यूरोप और एशिया के बीचों बीच पड़ता है वैसे तुर्की। तो यहाँ पर पूरे विश्व के जो मुसलमानों के धर्म गुरु होते हैं ना, यहाँ पर रहते थे। पूरे विश्व के मुसलमानों के धर्म गुरु, और जिनको क्या बोलते थे? खलीफा बोलते थे, ठीक है। धर्म गुरु होते थे खलीफा, तो खलीफा यहाँ पर थे। अंग्रेजों ने इन्हें क्या बोल दिया? इन्होंने कहा कि ये खलीफा हैं तो धर्म से संबंधित बातें करें। भाई राजनीति में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, और इनकी क्या जरूरत है राजनीति में?
मतलब ये जैसा कहते हैं तो वैसे करते हैं सब लोग। तो धर्म की बात हो तो एक अलग बात, लेकिन राजनीति कर रहे हैं ऐसे, इन्हें थोड़ा करना चाहिए, इन्हें हटाओ। अंग्रेजों ने ऐसा बोल दिया, इन्हें हटाओ, इनके पद की कोई जरूरत नहीं है राजनीति क्षेत्र में। अब जैसे इन्होंने ऐसे बोला, आग की तरह ये फैल गई पूरे विश्व में, और जितने भी जहां जहां मुसलमान जिस देश में रहते थे उन्होंने विरोध कर दिया अंग्रेजों का। तो भारत में रहते थे तो भारतीय मुसलमानों ने भी विरोध कर दिया, ठीक है। और उन्होंने नाम दिया खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इनके लिए ऐसे बोल दिया धर्मगुरु के बारे में, तो इन्होंने विरोध कर दिया। और जैसे ही विरोध कर दिया तो गांधी जी भी वकील थे, दिमागदार थे, उन्होंने क्या किया कि ठीक कर रहे हो भाई, ठीक कर रहे हो, ऐसा है हम भी एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे ना, तो आपकी भीड़ और हमारी भीड़ दोनों शामिल हो जाएगी, तो निश्चित है कि असर पड़ेगा। अब भगाएंगे इन्हें जबरदस्त तरीके से हराएंगे, फिर ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा मजबूती से आ जाएंगे। गांधी जी ने ये चाल चली और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ये करिए खिलाफत आंदोलन, हम पूरी तरीके से सहमत हैं, आपका साथ देंगे, हमारा असहयोग आंदोलन। इन्होंने पहले से कह दिया कि 1 अगस्त 1920 को क्या चलाएंगे हम, असहयोग आंदोलन। ये 1920 का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ तो असहयोग आंदोलन की बात यहीं पर हो गई कि हम चलाएंगे। ये खिलाफत आंदोलन करने वाले सभी के सभी मुस्लिम लीग बिल्कुल हाँ में हाँ हो गई कि बिल्कुल सही है, आप असहयोग आंदोलन चलाइए, हम खिलाफत आंदोलन, और सब लोग मिलके। और बागडोर दोनों आंदोलन की किसको दे दी, गांधी जी नेतृत्व करने लगे। ये चीज हो गई। लेकिन इन्होंने जब डेट घोषित की 1 अगस्त 1920 की, तो 1 अगस्त के दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उन्होंने ही कहा था, बाल गंगाधर तिलक और सब लोगों ने मिलकर, कि 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट करना है असहयोग आंदोलन, उन्होंने कहा था। और उसी दिन मृत्यु हो गई जिस दिन चालू करना था। अब सोच में पड़ गए कि क्या करें, बाल गंगाधर तिलक जी तो नहीं रहे, अब आंदोलन चलाना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, आंदोलन चलाइए। और उन्होंने 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन चालू किया। और खिलाफत आंदोलन तो पहले से स्टार्ट था। दोनों की बागडोर किसके हाथ में आ गई, गांधी जी के हाथ में आ गई। और गांधी जी ने दोनों आंदोलन का मोर्चा संभाला और तेजी से चलने लगा। ये आंदोलन तेजी से चलने लगा, ठीक है। अब अच्छा खासा चल रहा था कि एक अचानक क्या हुआ, 1922 में 4 फरवरी 1922 में एक चौरी चौरा नामक चौरी चौरा नामक स्थान है। कहाँ पर, गोरखपुर में। गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक एक स्थान है। और 4 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई। कैसी घटना, असहयोग आंदोलन चल रहा था, भीड़ जा रही थी, और इधर थाना पड़ता था चौरी चौरा नामक स्थान पर। ये थाना था, ये चौरी चौरा थाना था। थाने की पुलिस ने रोक लिया कि नहीं, यहाँ से नहीं निकलोगे। उन्होंने कहा होगा कि हमें जाने दीजिए, असहयोग आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करेंगे। इन्होंने कहा नहीं करोगे, रोका। तो इन्होंने क्या किया भाई, बहुत मनाते रहे सैनिकों को कि हमें जाने दीजिए, लेकिन सैनिकों ने क्या किया, लाठी अलग से चला दी। जब लाठियां चला दी तो कुछ नहीं, अब इन्होंने कुछ ना देखा, कुछ नहीं सोचा ना समझा। और आंदोलनकारी भीड़ तो जानते हैं क्या चीज़ होती है, और भीड़ ने सीधे क्या किया, थाने में ही आग लगा दी। पूरे थाने में आग लगा दी। और जब थाने में आग लगा दी तो 22 पुलिसकर्मी और प्लस एक दरोगा सहित जिंदा जला दिए गए।
आंदोलनकारियों ने जला दिया। 22 पुलिस कर्मचारी और एक दरोगा, इस प्रकार से 23 लोग सीधे जिंदा जला दिए गए। और इस वजह से ये सूचना देखिए 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों मिलता है, ठीक है, दोनों के दोनों मिलता है। ये बात गांधी जी तक पहुंची, कब पहुंची? ये 11 फरवरी को पहुंची थी, ठीक है, 11 फरवरी 1922 को गांधी जी तक पहुंची ये बात। जब गांधी जी के यहाँ सूचना पहुंची, उन्होंने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं, और इन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। और जैसे ही आंदोलन वापस लिया, वैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया कि यहाँ पर हिंसा हो गई है, और हिंसा सत्य अहिंसा परमो धर्म, ये गांधी जी के वाक्य थे। सत्य अहिंसा उसके 2 हथियार थे गांधी जी के, सत्य और अहिंसा। यहाँ पर हिंसा हो गई, इस वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया। और जैसे वापस लिया तो ये पूरा का पूरा आरोप किसके ऊपर लगा? गांधी जी के ऊपर लगा, और गांधी जी को कहाँ? जेल में डाल दिया गया, ठीक है। क्या समय हो गया क्या? ठीक है।